नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक के डिपार्ट। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 की हमारी दुनिया से पाठ इकाई 1 ख के ऊर्जा संसाधन को देखेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे जो पाठ में आए हैं, जिसको स्मरण किया जा सकता है और अस्मरणीय तथ्य वो हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या स्मरणीय तथ्य है। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, कोयला एक अवसादित चट्टान है। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के प्रमुख किस्म हैं एंथ्रोसाइट्स, विट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें एंथ्रोसाइट्स में 90% से ऊपर कार्बन होता है, विट्यूमिनस में 60 से 80% कार्बन होता है, लिग्नाइट में 50 से 70% कार्बन होता है और पीट में 50 से कम कार्बन होता है। यानी इस प्रकार एंथ्रोसाइट्स जो है सबसे उच्च किस्म का कार्बन वाला कोयला हुआ। तो कोयले की सबसे उच्च किस्म एंथ्रोसाइट्स कह सकते हैं। चलिए, भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी युग के चट्टानों में पाया जाता है और भारत में कोयले का 98% गोंडवाना समूह में है। भारत में पहली बार 1866 में पेट्रोलियम का पता चला। देश में 18 से अधिक तेल शोध शालाएं कार्यरत हैं। बरौनी तेल शोधशाला बिहार में है। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रिहंद परियोजना सोन नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड वाला प्रश्न तो बहुत प्रश्नों में परीक्षाओं में देखने को मिला है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 25.79 किलोमीटर है। यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों की सूची में भी है। ये कुछ दिन पहले तक ये दुनिया का सबसे लंबा बांध था, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल की ऊंचाई कितना है? 225 मीटर है ऊंचाई, ध्यान रखिएगा ऊंचाई। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं। आपको पहला है राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, ककरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडुमकुलम तूतीकोरिन तमिलनाडु। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। सूरज की गर्मी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और गुजरात के लांबा में ऐसा का सबसे बड़ा विश्व का, इसको हम क्या कहेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। क्लियर है? आइए देखते हैं। इस ऐसा को आप विश्व समझेंगे, गलती टाइप हो गया है। आइए आगे देखते हैं। अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला है गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो पहला क्या होगा? पहला आपका उत्तर हो जाएगा आपको इसका कोयला। गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो वो क्या होगा? कोयला। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा भी था, एंथ्रोसाइट्स। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? कौन सा? सिंगरौली। तो सिंगरौली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली है आपको मध्य प्रदेश में। उसके बाद है हुगली डिवीजन में किसका उत्पादन होता है? तो क्या है चौथे का? क्या होगा? पेट्रोलियम। अब पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? आपको लांबा। छठा, पूगा घाटी प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध के लिए? ये भूताप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भूताप के लिए प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं। आगे है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करो। अगला तक किसमें क्या है? पहला, कल्पक्कम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा प्रश्न, भाखड़ा नांगल डैश मीटर ऊंची परियोजना है। तो क्या होगा वहां? 225 मीटर ऊंची परियोजना है। अंकलेश्वर में डैश का उत्पादन किया जाता है। अंकलेश्वर में किस चीज का उत्पादन किया जाता है? अंकलेश्वर में तेल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? आगे है चौथा, मथुरा तेल शोध केंद्र डैश राज्य में है। तो मथुरा तेल शोधन केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। पांचवा, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डैश पर विकसित है। महानदी पर विकसित है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब क्या है? मिलान करना है।
तो क्या होगा, चलिए मिलान करते हैं। मुंह पानी, मुंह पानी किससे संबंधित है, मुंह पानी आपको कोयला से संबंधित है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग किससे है, पेट्रोलियम से संबंधित है। फरक्का, फरक्का आपको तापी विद्युत से है। तारापुर, तारापुर किस चीज से है, परमाणु ऊर्जा। सब किताब में बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद ताता पानी, तो ताता पानी क्या है, सौर ऊर्जा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। तो प्रश्न पहला क्या है, भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या है, भारत में कोयले का उत्पादन केंद्र है झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, मुंहपानी एवं महाराष्ट्र का चांदावारधा, कामपटी एवं वर्धर प्रमुख। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए लिखते हैं, 50 हमको शब्दों में ही जवाब देना है, तो इसको देखते हैं। भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र है 1897 दार्जिलिंग में लगाया गया था। बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्रम जो कर्नाटक में है, इसका सफल और व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। कहाँ, शिव समुद्रम में। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इनमें भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद एवं तुंगभद्रा परियोजना आदि प्रमुख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखिए। तो परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र निम्नलिखित हैं। तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात। आइए अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या है, संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। किन्हीं 3 उपाय को लिखिए। तो संसाधन के संरक्षण के लिए 3 उपाय निम्नलिखित हैं। संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके, इनके विकल्पों की खोज कर व उसके उपयोग को बढ़ावा देकर, उसका तीसरा बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग न करके। इससे क्या किया, संसाधन का संरक्षण होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम निम्नलिखित हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं आपको जैव ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। तो देखते हैं 200 शब्द हैं, तो थोड़ा प्रश्न का उत्तर जो है बड़ा होगा ही, तो आइए इसको देखना पड़ेगा। ऊर्जा संसाधन की पूछ रहा है। ऊर्जा प्रश्न क्या है हमारा, ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, तो देखते हैं। ऊर्जा संसाधन, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की प्राप्ति जिस संसाधन से होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। अब ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता हमें जीवन के प्रारंभिक काल से ही हो रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा, परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस का भी हम उपयोग करने लगे हैं। ये सारे के सारे जो है ना ऊर्जा के संसाधन हैं। ऊर्जा के इन संसाधनों को वृहत रूप में 2 वर्गों में रखा गया है। क्या है, परंपरागत स्रोत अर्थात अनवीकरणीय स्रोत, यानी इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। गैर परंपरागत स्रोत अर्थात आपको नवीकरणीय, अनवीकरणीय नहीं होगा, ये नवीकरणीय स्रोत होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत में आपको कोयला के उत्पादन और वितरण का विवरण कीजिए। दूसरा प्रश्न है। तो देखिए भारत में भरता हो गया ये, भारत में कोयला का कुल भंडार, भारत में कोयला का कुल भंडार लगभग 26,454 करोड़ टन है। भारत में प्रमुखतः गोंडवाना समूह के चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला भंडार का 90% हिस्सा गोंडवाना समूह में है, हमने पीछे पढ़ा भी है। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों की भ्रंश घाटियों में पाई जाती हैं। उत्पादक राज्यों में झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के चिरीमिरी, विश्रामपुर, झील मिली, कोरबा, उड़ीसा का आपको तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया एवं मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चांदावारधा, कामपटी और वर्धर प्रमुख हैं। उसके बाद
कि टर्शियरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील और अनवीकरणीय हैं। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि को शामिल किया जाता है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं। इन खनिजों का उपयोग एक बार हो जाने पर वे समाप्त हो जाते हैं। उनकी नवीकरण या पुनः चक्रण संभव नहीं है। कुल भंडार में से उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसलिए यह क्षयशील संसाधन है। चौथा प्रश्न है, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। हम चौथा प्रश्न कहता है भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण का विवरण लिखिए। तो चलिए क्या है उत्तर देखते हैं। भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला। 1890 में डिगबोई से पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 में खंभात की क्षेत्र और फिर 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है, जहां डिगबोई, नहरकटिया, हुगड़ीजन, मोरान, रुद्रसागर, निगरू और बौरहुल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, बलोल, कोशंबा, मेहसाना, बकरोल, नौगांव इत्यादि मुख्य उत्पादन केंद्र है। महाराष्ट्र में राज्य से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। महाराष्ट्र राज्य में यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक एक जलमंच बनाया गया है, जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी तथा कावेरी नदी के बेसिन में विशेष रूप से नारी मानन एवं कोविलकप्पम में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिम राज्य राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं, ये प्रश्न हो गया हमारा। उसके बाद आपको पांचवा प्रश्न, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। अभी हम परंपरागत को देख रहे थे, हम अब गैर परंपरागत को देखते हैं। वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे कई स्रोत खोज लिए गए हैं जिनके भंडार असीमित हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। इन स्रोतों से कहे जाते हैं या कहते हैं, इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहते हैं या ये कहे जाते हैं। ठीक है। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि शामिल है। ठीक है। आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, स्रोत कहते भी लिख सकते हैं। चलिए सेंटेंसों से क्लियर बन जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में इसी में पॉइंट है, भारत में प्रति वर्ग 20 मेगावाट सौर उत्पादन करने की क्षमता है। सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद सौर ऊर्जा की बात देखते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति 20 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। और तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी प्रश्न और उत्तर को देखा। मैं जल्दी हूँ आपको अगले पाठ के प्रश्नों को और उसके उत्तर को लेके आऊँगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे बहुत सारे और सब्जेक्ट्स के आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, पाठ विश्लेषण दिए गए हैं, आप भी उन्हें जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना।